घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था रामपुर। गांव के बिल्कुल किनारे एक पुरानी झील थी जिसे लोग काली झील कहते थे। दिन में तो वो झील किसी साधारण झील की तरह लगती थी, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता उसके चारों ओर एक अजीब सी सन्नाटा छा जाता। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस झील में कोई रहती है, कोई जिसे देखना किसी के लिए अच्छा नहीं होता। इसीलिए रात होते ही कोई भी उस झील के पास नहीं जाता था। मगर हर नियम के अपवाद होते हैं और उस गांव में एक ऐसा ही अपवाद था, विशाल। विशाल पिछले कुछ महीनों से गांव में अपनी नाना नानी के साथ रह रहा था। शहर की नौकरी छूट जाने के बाद उसने कुछ दिन गांव में बिताने का सोचा था। वो आधुनिक विचारों वाला युवक था। भूत प्रेतों पर उसका जरा भी विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि ये सब अंधविश्वास हैं जिन्हें पढ़े लिखे लोग नहीं मानते। एक शाम विशाल झील के किनारे बैठा था। उसने सुना था कि इस झील में बहुत सारी मछलियां हैं और वो मछली पकड़ने का शौक रखता था। उसने अपनी बंसी डाली और आराम से झुक गया। सूरज डूब रहा था, आसमान में लाली छाई हुई थी। झील का पानी शीशे की तरह साफ था। उसे अपने आसपास कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। तभी उसकी नजर झील के दूसरे छोर पर एक सफेद साड़ी पहने एक महिला पर पड़ी। वो झील के बिल्कुल किनारे खड़ी थी और पानी में देख रही थी। विशाल ने सोचा शायद कोई और भी मछली पकड़ने आया है। उसने ध्यान नहीं दिया, मगर कुछ ही देर में जब उसने फिर से देखा तो वो महिला अब काफी करीब आ चुकी थी। उसके पैर पानी में थे और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। विशाल को अजीब लगा, इतनी शाम को कोई अकेली महिला झील में क्यों उतरेगी। उसने आवाज लगाई, अरे भाभी, अंधेरा हो रहा है, वापस चले जाइए। मगर कोई जवाब नहीं आया। महिला रुकी नहीं, वो चुपचाप एक ही गति से पानी में आगे बढ़ रही थी। और अब विशाल ने गौर किया, उसके पैरों के नीचे कोई लहर नहीं उठ रही थी। वो पानी पर चल रही थी जैसे जमीन पर चल रही हो। विशाल का दिल जोर से धड़का। उसने अपनी बंसी वहीं फेंकी और तेजी से वहां से भागा। वो दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। नानी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, इतना घबराया हुआ क्यों? विशाल ने कुछ नहीं बताया। उसने सोचा शायद उसे कोई भ्रम हुआ था। लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। इस बार विशाल अपने दोस्त सुनील के साथ झील के पास गया। उसने सुनील को सब बता दिया था। सुनील भी शुरू में हंसा था, मगर उसने विशाल का साथ देने का वादा किया। दोनों झील के किनारे छिप कर बैठ गए। रात के करीब 9 बज रहे थे। चांद झील पर अपनी चांदनी बिखेर रहा था। सब कुछ शांत था। तभी अचानक झील के बीचों बीच पानी में हलचल हुई, जैसे कोई अंदर से ऊपर आ रहा हो। धीरे धीरे पहले एक सिर निकला, फिर कंधे, फिर पूरी देह। वही सफेद साड़ी वाली महिला। सुनील तो वहीं डर के मारे बेहोश हो गया। विशाल ने उसे उठाया और किसी तरह घर ले आया। अब विशाल को यकीन हो गया था कि झील में कुछ तो है। उसने अपने नाना से पूछा। नाना ने बताया कि करीब 15 साल पहले गांव की एक लड़की जिसका नाम कलावती था, उसी झील में डूबकर मर गई थी। उसकी मंगनी तय हो गई थी, लेकिन शादी से एक रात पहले वो लापता हो गई। अगली सुबह उसकी लाश झील में मिली। पुलिस ने आत्महत्या बताकर मामला बंद कर दिया, लेकिन गांव वालों का कहना था कि उसकी आत्मा अब भी झील में भटकती है। कहते हैं जो भी उसे देख लेता है वो कभी का मर जाता है। लेकिन विशाल को जानना था आखिर क्यों। उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। अगले दिन विशाल ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा भैरूनाथ से मिलने का फैसला किया। बाबा एक पहाड़ी पर रहते थे और उनके पास गांव के हर राज की जानकारी थी। विशाल ने उन्हें सब कुछ बताया। झील में वो सफेद साड़ी वाली महिला, उसका बिना लहर के चलना, सब। बाबा ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, बेटा, वो कोई साधारण आत्मा नहीं है, वो कलावती थी। लेकिन कलावती ने आत्महत्या नहीं की थी, उसे मारा गया था। विशाल चौंक गया। बाबा ने आगे बताया, कलावती के पिता पर गांव की एक ताकतवर जमींदार लल्लन सिंह का कर्ज था। लल्लन सिंह चाहता था कि कलावती उसके बेटे से शादी करे, लेकिन कलावती का दिल किसी और से लगा था, गांव के ही एक गरीब लड़के से। जब कलावती ने मना कर दिया तो लल्लन सिंह ने गुस्से में उसकी हत्या कर दी और लाश को झील में फेंक दिया। पुलिस को उसने खरीद लिया था। तब से कलावती की आत्मा शांति नहीं ले पाई है। विशाल ने पूछा, लेकिन वो मुझे क्यों दिख रही है? बाबा ने कहा, क्योंकि तुम बाहर से आए हो, तुम निष्पक्ष हो। वो तुमसे इंसाफ चाहती है, मगर सावधान रहना, जब भी वो अपनी पूरी ताकत से प्रकट होती है तो उसके साथ एक बलि लेकर आती है। तुम 3 रातों से उसे देख रहे हो। चौथी रात को वो तुम्हें अपने पास बुलाएगी। अगर तुम गए तो वापस नहीं लौटोगे। विशाल को अब समझ आ गया था। उसने फैसला किया कि वो पुलिस में शिकायत करेगा, मगर गांव के थानेदार ने उसकी बात हंसी में उड़ा दी। कोई सबूत नहीं था, कोई गवाह नहीं था। लल्लन सिंह अब भी गांव में रहता था और उसकी ताकत कम नहीं हुई थी। विशाल ने सोचा, अब केवल एक ही रास्ता बचा था। उसे खुद ही झील जाना होगा और कलावती से सीधे बात करनी होगी। उसने अपने साथ एक रिकॉर्डर और एक टॉर्च ली। वो अकेला चौथी रात को झील के किनारे पहुंचा। रात के ठीक 12 बजे झील का पानी काला हो गया था। चांद बादलों के पीछे छिप गया था। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसके अपने दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। तभी झील के बीच से वही सफेद साड़ी वाली महिला उभरी। इस बार वो तेजी से आ रही थी। उसके पैरों के नीचे पानी नहीं था, वो हवा पर चल रही थी।
कुछ ही सेकंड में वो विशाल के सामने आकर खड़ी हो गई। विशाल डर गया था, लेकिन उसने हिम्मत रखी। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मुझे बताओ सच क्या है। महिला ने अपना मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली, बल्कि उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। उसने अपना हाथ बढ़ाया और झील की तरफ इशारा किया। उसे झील के अंदर जाना है। उसने गहरी सांस ली और पानी में उतर गया। पानी बर्फ की तरह ठंडा था। वो महिला के पीछे पीछे चलता रहा। पानी उसकी कमर, फिर गर्दन, फिर सिर के ऊपर हो गया। वो डूबने लगा, लेकिन अचानक उसे लगा कि वो सांस ले पा रहा है। उसकी आंखें खुली थीं और वो पानी के अंदर देख सकता था। नीचे झील के तल पर एक मानव कंकाल पड़ा था। उसके पास एक सोने की चूड़ी और एक खंजर था। खंजर पर खून के धब्बे थे जो इतनी सालों बाद भी ताजा लग रहे थे। विशाल ने वो खंजर उठाया और ऊपर आ गया। जैसे ही वो पानी से बाहर निकला, उसने देखा कि वो महिला अब बिल्कुल पास खड़ी थी। उसने खंजर की तरफ इशारा किया और फिर गांव की तरफ। विशाल समझ गया, ये खंजर लल्लन सिंह का था और यही सबूत था। विशाल अगली सुबह उस खंजर और चूड़ी को लेकर शहर के सीनियर पुलिस अफसर के पास गया। फोरेंसिक जांच में पता चला कि खंजर पर लल्लन सिंह की उंगलियों के निशान थे और चूड़ी कलावती के परिवार की थी। लल्लन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसे उम्र कैद की सजा हुई। विशाल को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। उसने सोचा कि कलावती की आत्मा को शांति मिल गई होगी। वो आखिरी बार झील के पास गया, उसे धन्यवाद देने के लिए। मगर जैसे ही वो झील के किनारे पहुंचा, उसने देखा कि पानी फिर से हिल रहा था। वही सफेद साड़ी वाली महिला फिर से आ रही थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शांति नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान थी। वो बहुत तेजी से विशाल की तरफ बढ़ी। विशाल पीछे हटा। लेकिन तुम्हारा न्याय हो चुका है, फिर भी तुम्हें शांति क्यों नहीं? तभी उस महिला के पीछे से एक और आवाज आई। वही आवाज, लेकिन पानी के अंदर से। एक और सिर निकला, फिर एक और, फिर और। झील का पूरा पानी उबलने लगा। दर्जनों सफेद साड़ियां पानी के ऊपर तैरने लगी। विशाल घबरा गया। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। उसने देखा कि वे सभी महिलाएं एक जैसी थीं। एक जैसा चेहरा, एक जैसी साड़ी, एक जैसी खाली आंखें। और तभी उसे पता चला, कलावती अकेली नहीं थी। असल में कलावती ने कभी आत्महत्या नहीं की थी, ना ही लल्लन सिंह ने उसे मारा था। सच तो ये था कि उस झील में सदियों से एक शक्ति थी। वो शक्ति हर 15 साल में एक युवा लड़की को अपना शिकार बनाती थी। उस लड़की की आत्मा को वो अपने अंदर समा लेती थी और फिर वो लड़की की शक्ल में औरों को अपनी तरफ खींचती थी। कलावती उस शक्ति की 15वीं शिकार थी और अब विशाल की मदद से उसने लल्लन सिंह को फंसाकर अपना बदला पूरा कर लिया था। लेकिन उस शक्ति को एक और नई आत्मा की जरूरत थी, क्योंकि हर बदला लेने के बाद उसे एक बलि चाहिए होती थी। विशाल ने अपनी आखिरी सांस ली जब उसने देखा कि वो सैकड़ों हाथ उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उसे पानी में खींच लिया गया। अगली सुबह विशाल का शरीर झील के किनारे मिला। पुलिस ने डूबने से मौत बताई, मगर जब उसके नाना ने उसका मुंह खोलकर देखा तो उन्होंने पाया कि विशाल के मुंह में सफेद साड़ी का एक टुकड़ा था और उसकी आंखें खुली थीं, जिनमें आखिरी नजर झील की तरफ थी। उस रात के बाद गांव वालों ने झील के पास जाना पूरी तरह बंद कर दिया। मगर अब भी कई लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की रात को झील के किनारे एक युवक खड़ा दिखता है, हाथ में मछली पकड़ने की बंसी लिए। वो चुपचाप खड़ा रहता है और जब कोई उसके पास जाता है तो वो मुड़ता है और कहता है, झील का रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है। वो गायब हो जाता है, मानो पानी में समा गया हो।